हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 4 और 16। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो स्टेटमेंट ऐसी बयान होता है जो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, और वो मैथ से रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसी बयान, ऐसी बात जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैं कहता हूँ यार 2+1=4। अब ये है तो बात, बट एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गई। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 3+6 जो है वो 9, अब ये है तो ट्रू, बट इसको भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहेंगे, इसको भी। यानी सिंपल सा यार कि भाई एक बात किसी ने की है, मैथ से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया, बयान दिया, उसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। वो सही भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, बट यूं नहीं होगा कि एट द मोमेंट वो सही भी हो गलत भी हो, इकट्ठा नहीं होगा। या फॉल्स होगा या ट्रू होगा। अब उसको प्रूफ कैसे किया जाता है कि बंजन वो सच है कि झूठ है, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको साबित करने के लिए मैथमेटिकल प्रूफ होता है। तो यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि एक फयाज, एक बंदा है, वो क्या करता है, वो स्कूल जाता है और जब वापस घर आता है तो वालिद साहब पूछते हैं उसके, भाईजान फयाज तू स्कूल गया था कि नहीं गया था? तो फयाज कहता है मैं स्कूल गया था। तो अब्बा कहता है दो प्रूफ। तो अब वो प्रूफ जो है वो देगा कैसे? जाके कहेगा देख लो स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में, जाके मेरे क्लास टीचर से अटेंडेंस देख लो। तो ये क्या है? ये प्रूफ है। वो ठीक है, वो प्रूफ ला के देगा। सो इस तरह के जो स्कूल के अटेंडेंस के रजिस्टर और सीटी, अब उससे वो कहेगा हाँ ठीक है यार तू स्कूल जो है वो गया था, गुड बॉय गुड बॉय। तो ये प्रूफ होता है ना। हर चीज़ को साबित करने के लिए क्या देना होता है? प्रूफ देना होता है। तो मैथ में अगर आप कहते हो 2+2 जो है =4 है, तो इसको साबित करना पड़ता है। ठीक है, ये तो खैर साबित वाली चीज़ है। यूँ कह लो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जो एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, =180। तो ये अब चीज़ है, इसको हम साबित करेंगे। आगे क्वेश्चन भी आ रहा है, उसमें हमने साबित भी करना है। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। ये एक और एग्जांपल दी हुई है। बंदा ने एक मोबाइल लिया है, तो बंदा मोबाइल लेके 5-6 दिन यूज़ करता है, तो 6वें दिन वो ख़राब हो जाता है। तो वो दुकान पे जाता है तो कहता है कि भाईजान ये मैंने मोबाइल लिया था, तो इसकी तो वारंटी है, तो वो क्लेम कर दें मेरी। तो अब वो दुकानदार क्या कहेगा? दो प्रूफ। तो वो प्रूफ देगा तो आगे काम चलेगा। ये सिंपल इसी तरह जो होते हैं। अच्छा, प्रूफ जो भी देने हैं ना वो लॉजिकल सीक्वेंस में देने हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप फाइनल जो है वो कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो ये था मैथमेटिकल स्टेटमेंट और मैथमेटिकल प्रूफ। अब थ्योरम क्या होते हैं, कंजेक्चर क्या होता है और एक्सियम क्या होता है? देखो, थ्योरम ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो कि प्रूफ की जाती है किसकी बिना पे? प्रीवियसली नोन फैक्ट्स की बुनियाद पे। यानी पहले से जो हमें ऑलरेडी बातें सच्ची पता हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि यार वो हक बातें हैं, उस बुनियादों के ऊपर, उन बातों के ऊपर अगर कोई आप जो है वो स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? थ्योरम है। यानी वो पहले से प्रूफ नहीं है, आप उसको प्रूफ कर रहे हो। किस बुनियाद पे? पुरानी बातों की बुनियाद पे आप उसको क्या कर रहे हो? प्रूफ कर रहे हो। सही है। अब कंजेक्चर क्या होता है? ये मफरूज़ा होता है। कंजेक्चर बेसिकली क्या होता है? मफरूज़ा, यानी फ़र्ज़ की हुई बात, अभी क्लियर नहीं है, अभी 100% साबित नहीं हुई, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो सच है, और बट अभी तक प्रूफ नहीं हुई। तो ऐसा बयान जिसके बारे में कहा जाए कि यार ये बात ट्रू है, लग रही है, बट अभी तक साबित नहीं हुई, तो उसको क्या बोलते हैं? ये कंजेक्चर है। तो थ्योरम क्या है? जो साबित हो चुकी है पिछले बयानात, प्रीवियस बातों से। कंजेक्चर जो है वो अभी स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है, मफरूज़ है, अभी तक ट्रू हुई नहीं है साबित, बट लग रही है ट्रू। ठीक है, बट अभी तक साबित नहीं हुई। और एक्सियम क्या होता है? वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बिना बताए, बिना एविडेंस के भी क्या होता है? प्रूफ होती है, यानी कि ऑलरेडी क्या होती है? ट्रू होती है। सो जिसको साबित होने के लिए, भाई आपके सामने एक लड़का आता है, तो भाई आपको साबित करने की जरूरत ही नहीं है, वो लड़का है, बॉय है, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कभी आपको दलील देनी ही नहीं पड़ती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियम बोलते हैं। एक्सियम ऐसी बात जिसको प्रूफ ना करना पड़े, जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो और बगैर के सबूत के उसकी सच्चाई की हर बात गवाही दे रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियम बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है डिडक्टिव प्रूफ। तो डिडक्टिव प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी पीछे भी पढ़ाया हुआ है। डिडक्टिव प्रूफ क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ आपने सच साबित करनी है, सच साबित करनी है, ठीक है, कोई भी चीज़, और किस तरह करनी है?
उसी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, उसी से रिलेटेड जितनी बातें हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर उससे रिलेटेड कोई बातें बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं या और उससे बेस्ड ऑलरेडी प्रीवियसली नोन फैक्ट्स हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर अगर आप कोई चीज़ जो है वो साबित करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और उसकी जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है वो कहाँ से लेनी है, उसके जो प्रीमिसेस में रहते हुए जो बातें सच्ची हैं उन्हीं को अंदर इस्तेमाल होते हैं। देखो रूल्स, नॉन रूल्स, जो ऑलरेडी रूल्स आपको पता है, कोई थ्योरम ऑलरेडी बातें प्रूव हो चुकी हैं, कोई ऑलरेडी एक्सियम, एक्सियम क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रूव होता है, थ्योरम क्या होता है, जिसको आपने प्रूफ किया होता है, और प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट्स वही बात है। तो इन चीज़ों की बुनियाद पे जब आप कोई चीज़ साबित करते हो तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव प्रूफ है, ये भैया हम डिडक्टिव प्रूफ करें, ठीक है। तो अच्छा, अब ये 3 MCQs थे जो इससे रिलेटेड थे, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहता है एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2, कोई भी इंटीजर 2 से बड़ा होगा, इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। अब ये एक बात कर रहा है जिसके बारे में अभी यकीन से आप नहीं कह सकते कि यार ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो लग रही है ट्रू मगर फॉल्स है अभी भी, तो अब प्रूफ करना है ना, तो ऐसी जो लग रही हो ट्रू बट अभी प्रूफ करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंजेक्चर। आगे कहता है स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। तो अब ये ऑब्वियस सी पक्की सी बात है, इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको साबित करने की ज़रूरत ना हो, वो ऑलरेडी साबित हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सियम। तो ये एक्सियम है। फिर लास्ट में क्या कहता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यानी ये एक ट्राइंगल है ना, इसके ये 3 एंगल्स को अगर आप प्लस करोगे तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 180 के। तो ये बात भी ऑलरेडी जो है वो प्रूव्ड है, मगर ये पहले से नहीं प्रूव्ड, मतलब इसको प्रूफ किया जा चुका है, किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, थ्योरम है, ठीक है। यानी ये साबित हो चुकी है, ये पहले बिना सबूत के ये बात हमने नहीं की, इसके लिए हमने पूरा सब साबित किया, इसका ये पूरा थ्योरम सॉल्व किया, फिर हमें जाके पता लगा कि यार ये प्रूव हो चुकी है। तो जो अभी लग रही हो उसे क्या बोलते हैं, कंजेक्चर, जो बिना किसी सबूत के प्रूफ हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियम, और जिसको प्रूफ किया गया हो विद एक्सपेरिमेंट्स उसे क्या बोलते हैं, थ्योरम। ठीक हो गया। आगे भी इसकी कुछ एग्जांपल्स आती हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो मैंने बता दिया आपको, आपकी बुक के अंदर डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है मैं जल्दी से लिख देता हूँ और फिर आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने लिख दिया डेफिनेशन, सिंपल से। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, वो एक एक्सप्रेशन होती है, एक बात होती है, एक बयान होता है, जो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट ये नहीं होगा कि सच भी हो झूठ भी हो एट अ सेम टाइम, ठीक है। और उसको साबित करने के लिए आप बहस करते हो, लॉजिकल बहस करते हो, आर्गूमेंट करते हो, बहस करते हो, जो वजाहत करता है, डिमॉन्स्ट्रेट, वजाहत करता है किसकी, सच्चाई की, कि भाई ये बात सच्ची है या नहीं है। और किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सच साबित करना हो बहस के साथ, वजाहत के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ बोलते हैं। अच्छा जी, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट की। तो फॉर एग्जांपल आप लिख देते हो 2 + 4 ये इज इक्वल टू क्या है, 6। तो ये क्या है, एक ट्रू जो है आपकी एक स्टेटमेंट है। तो ये एक किस्म का आपका क्या आ गया है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गई है। अच्छा जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड अ थ्योरम। मैंने अभी बताया था कि एक्सियम क्या होता है, जो पहले से ही प्रूव्ड हो, जिसको प्रूव करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत ना हो, उसे एक्सियम बोलते हैं, ठीक है। और जो थ्योरम होता है वो क्या होता है, उसको आप मैथमेटिकल, ऐसी मैथमेटिकल सिस्टम है जिसको प्रूफ किया जाए, कैसे, प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स के जरिए। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये मैंने लिख ली है डेफिनेशंस। तो देखें, एक्सियम क्या है, ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बिलीव की जाती है, जिसका पता होता है कि यार वो ट्रू है, और उसके लिए कोई एविडेंस या कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं कहता हूँ हर नेचुरल नंबर, जैसे 5 एक नेचुरल नंबर है, उसका जो सक्सेसर होगा हैज़ अ सक्सेसर, यानी उसका सक्सेसर होता है, यानी 5 के आगे नेचुरल नंबर है ना, तो उसका लाजमी बात है आगे एक सक्सेसर होगा। 6 एक नेचुरल नंबर है, उसके आगे क्या होगा, 7 सक्सेसर होगा, और वो जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा वो क्या होगा, वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो ये ऑलरेडी पता है यार कि 5 के आगे एक नंबर लाजमी होना
होना है 6, और वो भी क्या होना है, नेचुरल नंबर होना है। 6 के आगे एक नंबर होना है, यानी क्या 7, वो भी क्या होना है, नेचुरल। एक पक्की ठक्की बात है, इसको प्रूफ करने की, साबित करने की जरूरत ही नहीं। और ऐसा थ्योरम क्या होता है, वो स्टेटमेंट होती है जो प्रूफ हो चुकी होती है, प्रूव्ड। ये देखें सेकंड फॉर्म लगी है, प्रूव्ड मतलब साबित हो चुकी है। कैसे साबित हुई है, प्रीवियसली नोन फैक्ट के जरिए, जिसमें आपका वो एग्जांपल चल रही है कि भाईजान एक क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है, तो इनके एंगल्स को अगर प्लस करोगे तो ये आंसर क्या आएगा, 360। ये साबित नहीं हुई, अब हो गई है। तो कैसे साबित किया आपने, प्रीवियसली नोन फैक्ट्स के जरिए, यानी ऑलरेडी जो बातें हैं उनको सामने रखते हुए। तो इसको चीज़ को क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। आगे कहते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स, गिव एन एग्जांपल। कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग की क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी एग्जाम्पल दे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, फाउंडेशन है, बुनियाद रखता है किसकी, मैथमेटिकल प्रूफ की। यानी ये बुनियादी चीज़ है, इसकी वजह से इंश्योर होता है, गारंटी देता है किस चीज़ की, कि कंक्लूजन जितनी भी आप करोगे या डिराइव्ड जो भी आप बात करोगे, वो कैसे करोगे, एक सिस्टमैटिक का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ, और वैलिड दुरुस्त तरीके के साथ। मुनज़्ज़म तरीका और दुरुस्त तरीके के साथ क्या कर रहे हो आप, कोई चीज़ साबित कर रहे हो, कोई सी चीज़ की इंश्योरेंस ले रहे हो, गारंटी दे रहे हो कि जो बात आप निकाल रहे हो वो एक मुनज़्ज़म तरीके से और दुरुस्त मैनर से आप साबित करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें सिस्टमैटिक का लफ्ज़ एक ज़हन में रखना है, वैलिड मैनर का रखना है, और इससे आपने क्या लिया है, इंश्योरेंस लिया है, बात साबित की है, प्रूफ किया है, मैथमेटिकल प्रूफ कि जो भी है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, एम्बिग्यूटी एंड सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है, यानी कोई शक व शुबहात जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और अलाउ यूनिवर्सल असेम्पटेंस, बिल्कुल हर कोई उस पर राजी हो जाता है, यानी उस पर कोई फिर इनकार करने वाली बात नहीं होती। यहाँ तक समझ आ गई है। एग्जाम्पल दिया है कि भाईजान लेट दो नंबर हैं ऑड नंबर, 2m+1, और एक ऑड नंबर है 2mn+1। तो इनको प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, इवन नंबर। कैसे, तो देखो 2m और +1, 2n+1, इनको प्लस किया तो ये मेरे पास क्या आया, 2m+2n+2, और जब मैंने 2 को कॉमन लिया तो पीछे क्या आ गया, m+n+1। तो और ये 2 जो है इसको मैंने क्या कर लिया, दूसरी साइड पे डिवाइड कर लिया। तो देखो 2 जो होता है वो इवन नंबर के साथ डिवाइड हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो इसका मतलब यह है कि जब आप दो नंबर्स को प्लस करते हो, ऑड नंबर को प्लस करते हो, तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, इवन आता है, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर के साथ डिवाइड होगा तो आपका जवाब आ जाएगा। सो ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो है वो प्रूफ करते होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पे सिंपल ये बता रहा है कि जी पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, ये आपने सिर्फ ये बताना है कि यार ये क्या है। कहते हैं देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। तो ये एक पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ही गुजर सकती है। तो अब इस बात को कुछ साबित करने की जरूरत है, अंधे को भी नजर आ रहा है। तो ये जो हो गई, इसको क्या बोलेंगे, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक्सियम है। इसको किसी साबित, ऑलरेडी प्रूव नहीं है, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। आगे क्या कहते हैं, एवरी नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा, कंजेक्चर। क्यों, क्योंकि इसको प्रूव करने की जरूरत है, इसके ऊपर वक्त लगेगा प्रूव होते होते। नेक्स्ट कहता है जी सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज अ 180। ये ऑलरेडी प्रूव नहीं था, हमने बाद में ये प्रूफ कर लिया है कि भजन एक ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180 का एंगल बनाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, तो ये आ जाएगा आपका थ्योरम। ये ऑलरेडी प्रूव नहीं था, बल्कि हमने प्रूफ किया है बाय प्रीवियस नोन फैक्ट्स, तो इसलिए थ्योरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो कहते हैं फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स। डिडक्टिव प्रूफ्स करने हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने इक्वल करनी है। ओके, इसमें आपने दलीलें नहीं देनी कि कैसे, बस सीधा सीधा प्रूफ करना है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन की, जो कि क्या है, x-4 होल स्क्वायर प्लस 9, और इसको किसके इक्वल करना है, ओके बाद में रहने दे, क्वेश्चन का करेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर और 9 वैसे का वैसे। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद। ये हो जाएगा -8x
प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और ये 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एडिंग ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, कांस्टेंट को, यानी 16 और 9 को ऐड कर दो, एडिंग कांस्टेंट्स। तो एडिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को ऐड करने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही तो प्रूव करना था कि यार ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो ये जो है ये आपने क्या किया, डिडक्टिव प्रूफ किया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, सिमिलर वे में आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ना, ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अब ये देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर है ना, तो हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करोगे, एक करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है, जो कि बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक यूज करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये दो फार्मूला यूज हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है, चलो लगा लो 1 का स्क्वायर, और आगे क्या है माल प्लस 2ab, तो 2a जो है वो 1 है, चलो 1 लगा लेते हैं, 2ab माइनस, ओके ये माइनस, फिर ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, और इज इक्वल टू 4x लेके आना है। अच्छा चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये प्लस 2x आ जाएगा, ये माइनस इसी तरह रहेगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस 2x आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मल्टीप्लाइंग नेगेटिव विद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस बोलते हैं कि पैरेंथेसिस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और माइनस जो ऐसे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1, साइन चेंज हो गया ना किस्म के, और प्लस 2x। तो अब क्या करना है, अब जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर लेना है, तो हम कहेंगे एडिंग लाइक टर्म्स। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 ये भी ऐड करेंगे, कट जाएगा, पीछे प्लस 2 और कितना आ जाएगा 4x, दैट्स इट। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रूफ करते हैं जी, हमारे पास तीसरा पार्ट है, और इसमें कहता है x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x प्लस 5 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x प्लस 5, इसमें हम यूज़ कर गए फार्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग कौन सा फार्मूला है, अच्छा दोनों है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और a माइनस बी होल स्क्वायर भी है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों फार्मूले लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अच्छा इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो सेम उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, और ये आ जाएगा माइनस 10x। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग या रिमूविंग पैरेंथेसिस लिख लें बस, ठीक है, रिमूविंग, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x वैसे का वैसा, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये देखें साइन चेंज हो गए हैं। अब आगे एडिंग टर्म्स, लाइक टर्म्स, जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको लाइक कर लेते हैं, एडिंग लाइक टर्म्स, एक जैसी टर्म्स जो हैं, तो ये कट गया, ये और ये भी कट गया, पीछे क्या आ गया 10x, तो कितना आ गया 20x, जो कि क्या होता है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह डिडक्टिव प्रूफ, यानी एक एक बात को आपने इस तरह लेके चले हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं, और उसमें कहता है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, यानी आपने प्रूफ भी करना है इसको और साबित भी करना है। सो पहला क्वेश्चन है आपके पास 4 प्लस 16x
डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x के। अब ये तो बहुत सिंपल है, साबित करना बहुत आसान है, यानी 4 को आपने कॉमन लेना है और 4 और 4 कट जाएंगे तो ये, बट आपने इसमें यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड शुरू कर रहा हूँ, 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाय 4। अच्छा ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि 4 को मैं अलहदा कर दूँ, ठीक है, 4 ये जो नीचे वाला 4 है इसको मैं अलहदा कर दूँ, और जो ऊपर 4 प्लस 16x है उसको मैं अलहदा कर दूं, कर सकता हूं ना। अब ये कैसे कर सकता हूं, तो ये हमने प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी हुई है कि अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हैं तो आप उसको यूं भी लिख सकते हो कि एक रकम अलहदा लिख दो और दूसरी रकम अलहदा लिख दो डिवाइड के अंदर, ठीक है। इस तरह इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आंसर क्या आता है, 4 ही आता है ना। तो ये देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 4, और 4 को किस से मल्टीप्लाई करो तो 16x आता है 4x से। तो अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ये प्रॉपर्टी ये लगाई है, देखो 4 को किस से ज़रब करें तो 4 ही आएगा 1 से। इस प्रॉपर्टी को बोलते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी ऐसी चीज़ जिसको मल्टीप्लाई करने से उसकी शनाख्त चेंज ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगाकर क्या किया, ये सॉल्व कर लिया। अच्छा आगे चलते हैं, अब आगे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ भी, और ये 4 एक और 4 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये 1/4 ऐसे हो गया और ये 4 बाहर हो गया, चलो यूँ कर लो, और ये 4 बाहर हो गया, और यहाँ पे आपके पास 1 और 4x अंदर हो गए। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर एक चौधरी बाहर हो और दो आपके अंदर हैं, ठीक है, दो चीज़ें अंदर है, लेट से ये, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो ना कि 4a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी चौधरी साहब जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के साथ। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की वजह से हमने ये क्या कर लिया, इस तरह लिख लिया है। अब क्या है, अब जी 4 और 4 को अगर हम ज़रब करें तो क्या बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये क्या चीज़ है, 4 है ना, और ये क्या है 4 है, ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं। कौन से इन्वर्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऐसा नंबर 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे का मल्टीप्लाई। तो 1/4 से करेंगे तो 4 कट जाएगा ना, तो इसलिए ये 4 से कट जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 4x। तो इधर आपने रीजन क्या दे देनी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और 1 आया ना 1, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज किया है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहती है कि अगर कोई 4 है और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ऑलरेडी जो अभी हमने पीछे किया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये 1 + 4x आपका बच जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा जो बाहर है, बाहर था, और वो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई आपने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगाई। तो अब देखें आपका राइट हैंड साइड बन गई है, तो यस बन गई है, तो आप लिखोगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मगर ये हमने कैसे साबित किया है, पूरे के पूरे जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ, और साथ साथ एक एक वजह बताई है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर बेटा टाइपो मिस्टेक है, वो मैं टाइपो मिस्टेक आपको बता देता हूँ। 6x² + 18x डिवाइडेड बाय 3x² + 9 -9 लिखा हुआ है ना, -9 नहीं है, -27 है। अगर -27 नहीं लगाओगे तो बच्चों ये आपका प्रूफ नहीं होने लगा। तो ये भाई टाइपो मिस्टेक है, नई बुक है, इसमें गलतियां की गुंजाइश है, तो इसलिए आपने इसको ठीक कर लेना है, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं होने लगा मेरा बेटा, ठीक है। अब क्या पहला स्टेप क्या है, पहले में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है, तोड़ देना। किसको किसको तोड़ेंगे, न्यूमिनेटर को भी तोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर को भी तोड़ देते हैं, एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अच्छा कैसे तोड़ा, ये देखो 6 है ना, तो 6 को अलहदा कर ले, या 6x² जो है इसमें 6x को अलहदा कर लें और x को अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। तोड़ना ही था ना, तो 6x² है तो 6x अलहदा हो गया ये, और 18 में भी क्या करेंगे, 6x को अलहदा कर लेंगे, पीछे क्या बच गया 3, तो 3 को अलहदा कर देंगे, यहाँ तक हो गया। इसी तरह 3x² है तो 3x को अलहदा कर दें और x को अलहदा कर दें, और 27 को अगर देखें तो 3 × 9 होता है, तो इसको भी इसी तरह अलहदा कर दें, तो ये हमने अलहदा कर दिया। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि देखें ये 6x इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई,
है तो इसको एक दफ़ा बाहर लिख सकते हैं और बाकी चीज़ों को ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब वो प्रॉपर्टी क्या थी कि 6x को एक दफ़ा लिख दिया और x और 3 को अंदर ब्रैकेट में प्लस कर दिया, तो ये x + 3 बन गया। सिमिलरली नीचे 3x इधर भी मल्टीप्लाई, अच्छा 3x ले लें, इधर x ले लेना, हाँ अब बराबर है। तो देखो 3 और 3 दोनों साइडों पे हैं, 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 को बाहर एक दफ़ा लिख देंगे और दो बाकी रह गए उनको अंदर कर देंगे x² -9। अब ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें आप एक बाहर ले जाते हो और बाकी को ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस कर देते हो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? हाँ 6x प्लस ये। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, इसका जो 9 है इसका हम फैक्टराइज कर लेते हैं। सो फैक्टराइजिंग 9 इन डिनोमिनेटर में जो हमारा 9 है उसके हम क्या कर लेते हैं, उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये आ गया है 6x + 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ जाएगा x² -3 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये सिंपल सी चीज़ आ गई है। तो अब हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया, 3 का स्क्वायर बना दिया, यानी 9 क्या होता है, 3 × 3 होता है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी है कि अगर आपके पास a का स्क्वायर है -b का स्क्वायर है, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। किसके इक्वल होता है? a + b इंटू a - b। तो अब ये वैल्यू लगा लेते हैं हम प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा ऊपर वाला वैसे का वैसा और नीचे आपका आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा x + 3 और x - 3। ठीक हो गया। अब आपने बेटा क्या करना है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी ले आएंगे? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ सेम डिवाइड हो रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको, या आप यूं भी इसको कहते होते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। डिवीजन प्रॉपर्टी ये होता है कि ऊपर और नीचे अगर सेम होगी तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। सही, उनको डिवीजन करने से क्या आएगा? 1 आएगा। सो मैं लिख देता हूँ a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा ली? डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ऊपर भी रकम सेम है नीचे भी रकम सेम है तो वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 3 और ये 2 भी कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 2x, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाय x - 3 और आगे ऊपर क्या आ जाएगा? 1। तो 1 को ख़त्म, 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो 1 सेम आंसर आता है, वही आंसर आता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो सिंपल आपका आ जाएगा 2x x - 3 जो कि किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो ये अब आपने प्रूफ कर लिया है विद जस्टिफिकेशन, एक एक पॉइंट को आपने जस्टिफाई किया कि एंज नहीं था एंज, एंज नहीं था एंज। तीसरा क्वेश्चन है और बच्चों इसके अंदर भी एक टाइपो मिस्टेक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो टाइपो मिस्टेक ये है कि x² -3x -10 नहीं है बेटा, यहाँ पे है -9 नहीं है, यहाँ पे है -10। ठीक है, -10। तो ये आपने अपनी मिस्टेक जो है वो ठीक कर लेनी है, अदरवाइज ये आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। अब चलते हैं, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहला जो हमने करना है मिडल टर्म ब्रेकिंग। सो मिडल टर्म ब्रेकिंग, ये हमारा पहला काम करना है, ये जस्टिफिकेशन है। ठीक है, अब मिडल टर्म ब्रेकिंग क्या होता है कि इस 7x को आपने तोड़ना है और इस -3x को तोड़ना है। तो इन दोनों को तोड़ने के लिए क्या करते होते हैं, इसके साथ कांस्टेंट देख लेते हैं क्या है, 1 कोफिशिएंट देख लेते हैं क्या है 1, और इसके साथ क्या है 10। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो 10, अब 10 के फैक्टर बना लो, तो 1 × 10 और 2 × 5। ठीक है, 2 × 5। तो अब किसको प्लस माइनस करने से 7 आ रहा है, 2 और 5 को ना, तो इसलिए x² वैसे का वैसा +10 वैसे का वैसा, इस 7x को 5 और 2 बना दो, यानी 5x + 2x। डन हो गया। डिवाइडेड बाय, अब इसके अंदर कांस्टेंट देख लेते हैं क्या है, तो इसके अंदर ये हमारे पास क्या है -3 है ना, तो -3 कैसे बन सकता है? अब 10 को बनाना ना, देखो 1 और 10, 1 को मल्टीप्लाई किया 10, तो 10 के तो ये फैक्टर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो इन दोनों को प्लस माइनस करने से 3 बनेगा, तो इसको कर लेते हैं, यानी x² वैसे का वैसा -10 वैसे का वैसा, तो -3x बड़ी रकम का लाना है, तो -5 + 2x। अब -5 क्यों लगाया, -2 के साथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देखिए आप प्लस माइनस
-5 में से 2 गए 3, निशान किसका लगता है हमेशा, बड़ी रकम का, सो बड़ी वैल्यू का। तो ये आपके पास -5 लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा, -3x बनेगा। तो इसे बोलते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे हम कर लेंगे इसकी जो है वो मज़ीद फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, या आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह लें, इसको मैं एक स्टेप में कर लेता हूँ। x को 5 फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, चले बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, टोटे टोटे कर देते हो, सही है। तो क्या टोटे टोटे करने हैं, तो ये देखो x स्क्वायर है ना, तो x और x अलहदा हो गया, प्लस 5 अलहदा है ना, तो इसमें x अलहदा कर लो और 5 अलहदा कर लो, एक हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, कैसे, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो x होता है 2x से, और 10 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है, तो 2 टाइम्स 5 से, ये हो गया। इसी तरह अब फैक्टराइजेशन किसकी कर लो, नीचे वाली की। तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या बनेंगे, x टाइम्स x, ओके, प्लस 5x के क्या बनेंगे, x टाइम्स -5x -5, ठीक हो गया, प्लस 2x के क्या बनेंगे 2 टाइम्स x, और -10 का क्या बनेगा +2 -5, ठीक हो गया। तो ये -5 आपने कॉमन रखना है, इसलिए मैंने -2 नहीं लगाया, -5 लगाया। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या लगा देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि भाईजान ये जो x है, ये x है, तो ये आपने ले लिया कॉमन, यानी ये x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन x को बाहर लिख लो और जो बाकी बच गए हैं उसको अंदर लिख लो। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग लेंगे, इसमें 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर भी, तो 2 को बाहर लिख लेंगे और बाकी जो बच गया उसको अंदर, तो 2 को बाहर लिख दिया और x + 5 को अंदर, डिवाइडेड बाय, सिमिलरली इधर भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी x, तो x को बाहर लिख लेंगे, जो बच गया उसको अंदर, तो x - 5 आ गया। इधर भी x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को लिख लेंगे बाहर और बाकी जो बच गया उसको अंदर। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगेन आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, कैसे, ये देखो x जो है वो x + 5 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगेन आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन यूज करेंगे। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि x5 और x5 सेम है ना, दोनों को साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बाहर ले लेंगे, जो बच जाएगा वो अंदर, ठीक है। तो क्या आता है, x + 5 जो है उसको आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा x + 2, तो ये x + 2 डिवाइडेड बाय, ये x - 5 है, x - 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर ले लेंगे x - 5 को, और जो बाकी बच गया x + 2 उसको इधर लिख देंगे। अब हमारे पास आ जाती है कौन सी प्रॉपर्टी, डिवाइड प्रॉपर्टी, जो हमने ऑलरेडी की थी, या डिवीजन प्रॉपर्टी। तो यूज a/a किसके बराबर होता है 1, यानी ऊपर भी एक रकम हो नीचे भी एक रकम हो, तो कट के जवाब क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी, तो या कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो ये अब आपका जो है वो कट जाएगा, तो पीछे आंसर क्या आ गया, x + 5 x - 5 और मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 के साथ कोई भी चीज़ जो आंसर हो तो वही आता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। या आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसकी आइडेंटिटी खराब नहीं होती। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि x + 5 और x - 5 हमारा आंसर है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लास्ट था। जी बेटा, ये हमारे पास 10वां क्वेश्चन है और ये थोड़े से अजीब क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से समझना है। कहता है एक्स एक इंटीजर नंबर है, यानी इंटीजर का मतलब है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी नंबर है। कहता है देन एक्स इज अ ऑड, कहता है एक्स जो है वो ऑड है, ऑड याद रखिएगा आपने, एक्स को लेना है ऑड, और इफ ओनली के 9x + 4 जो है वो भी ऑड होगा। यानी अगर हम x को ऑड ले लो तो भाईजान कहता ये है कि 9x + 4 भी आपके पास क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो क्या ये ऐसा है या नहीं है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन लिख लें कि भाई 9x + 4 ये मेरा एक पहली इक्वेशन है, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई।
अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ये कर लेते हैं, तो x को उसने क्या कहा था, ऑड नंबर, तो अब x को ऑड नंबर कर लेते हैं। अब देखें ऑड नंबर जब भी होता है ना, वो किसी भी इवन नंबर का ना, 2k एक इवन नंबर है, k कोई भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 2k मैं लगा लेता हूँ। अब 2k एक इवन नंबर है, सही है, क्योंकि वो 2 के टेबल पे जाता है। इवन नंबर यही होता है ना जो 2 के टेबल पे जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर एक प्लस कर दो तो वो क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है। तो याद रखना जब भी इवन होगा उसको आप 2k या 2m या 2n से जाहिर करोगे, और ऑड को क्या करोगे, 2k प्लस 1 से करोगे, ठीक है। यानी कोई भी रकम अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और उसके साथ प्लस 1 आ जाए तो वो ऑड होता है। तो मैंने यहाँ पे कहा लेट ले लो मिसाल के तौर पे कि 2k प्लस 1 हमारे पास x है, ठीक है। अब पुट कर दो इसको, नाउ पुटिंग, ठीक है, इक्वेशन 2 या x इन वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दे। क्या पुट करेंगे जी, आ जाएगा 9x था ना, तो 2k प्लस 1 आ गया x की जगह, प्लस 4, ये आपने इक्वेशन पुट कर दी। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 18k आ जाएगा, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी प्लस 9 आ जाएगा, 9 1 9। तो अब 18k हो जाएगा, प्लस 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 होते हैं आपको 13। अच्छा अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, 18k अलहदा कर देता हूँ, 13 है ना, 13 को मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस 1, ठीक है। अब 18k और 12 जो है इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लूँगा, पीछे क्या रह जाएगा, 9k प्लस 6 और प्लस 1। अब इस 9k प्लस 6 को, जो कि मेरा जो एक नंबर बन चुका है, चूंकि आपने करना क्या था, आपने ये करना था कि एंड पे ऑड लाना है ना, तो आपने 2 एक साइड पे कर लेना है, बीच में कोई भी रकम बन जाए जो भी बच जाए, और प्लस 1 साइड पे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रकम जो होती है ना, कोई भी रकम अगर वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो और उसके में एक प्लस हो रहा हो तो वो क्या होती है, ऑड होती है। तो हमने यही प्रूफ करना था कि भाईजान देखो कि 2, अब इसको मैं क्या कहता हूँ, लेट 9k प्लस 6 जो है वो एक नंबर है, कोई भी नंबर है, लेट से मैं कह देता हूँ n है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 2n प्लस 1। तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि भाई कोई n है, कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर है भाड़ में जाए, उसमें अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें एक प्लस कर दो तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, सही है। सो आप कह सकते हो कि 2n प्लस 1 इज एन ऑड नंबर। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो सपोज x इज एन इंटीजर, तो हमने ये प्रूफ करना था कि x अगर ऑड हो तो, और वो ओनली 9x प्लस 4 के अंदर हो तो वो भी ऑड होगा। तो यस ये ऑड आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन है, तो इसमें आपने क्या करना है, अगेन वही चीज़ आपने करनी है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें 7x प्लस 5, यह आपकी इक्वेशन 1 हो गई है, ठीक है। अब लेट ले लेते हैं x को, तो चूंकि उसने कहा x ऑड, तो इसलिए मैं अगेन क्या लिखूंगा, 2k प्लस 1, ये प्लस 1 डालूंगा क्योंकि ऐड है, ऑड है, ठीक है। अब इसके अंदर पुट कर देंगे, नाउ पुटिंग x इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2k प्लस 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 7 को 14k प्लस 7 प्लस 5, 7 और प्लस 5 आपस में प्लस हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 12। तो ये 12 आ गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे 7k प्लस 6 आ जाएगा। अब देखो कोई इसमें कोई चीज़ बच रही है, कोई बच रही है, नहीं बच रही ना, तो इसका मतलब यह है कि अगर लेट 7k प्लस 6 जो है वो m है, मैं m ले लेता हूँ या n ले लो, चलो n ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2n। तो अब 2n प्लस 1 अगर आ जाता तो फिर ऑड होता, सिर्फ 2n आया ना, सो 2n क्या है, सो 2n इज एन इवन नंबर। तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि जो हमारा सम आएगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये देखें इवन आ गया, सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी सेम इसी तरह ही आपने करना है। तो कहता है देन शो x इज ऑड इंटीजर, ऑड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 का देखना है कि वो ऑड आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले आपने लिख लेनी है अपनी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आपकी क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। लेट क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x को, तो x उसने ऑड का है तो मैं 2k नहीं लिखूंगा, 2k प्लस 1 लिखूंगा, ठीक है। अब पुट कर दें इसके अंदर वैल्यू, नाउ पुटिंग x इन इक्वेशन 1, इसी को इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इक्वेशन 1। तो अब आपका क्या आ जाएगा, हाँ x लगा दें तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x, x की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1 प्लस 6। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 का k, ये आ जाएगा फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक हो गया। और 4 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 8k, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 4k, ये बन जाएगा 8k, ये बन जाएगा 4 प्लस 6। अब इन सबको ऐड कर ले जो ऐड होते हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऐड हो रहा है, तो 4k स्क्वायर ऐड हो रहा है, और 4k और 8k कितना होगा 12k हो गया, और 1 और 4 ये प्लस कर लें, 1 और 4 5, 5 और 6 कितने हो जाते हैं 11। तो ये हमारे पास हो गया 11। अब 11 जो है ये इसमें से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 11 में एक जो है वो अलहदा कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 11 था ना, तो इसको मैं कर लूँगा 10 प्लस 1। अब तो इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है ना, यस 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया 2k स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 6k प्लस 5, ठीक है, प्लस 1। अब इस पूरे को मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, लेट से मैं कह देता हूँ लेट ये जो 2k स्क्वायर है प्लस 6k है प्लस 5 है, ये इक्वल है m के, या n कर लें जो भी मर्जी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2n प्लस 1। अब 2n प्लस 1, अब ये जो प्लस 1 बचा है इससे पता लग रहा है कि ये क्या है, ऑड है। सो आप लिख सकते हो 2n प्लस 1 इज ऑड नंबर। नेक्स्ट जी बी पार्ट है, इसमें कहते हैं x इंटीजर है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको हमने इवन बनाना है और x भी इंटीजर लेना है, ठीक है, ओके। इसको करते हैं प्रूफ, ओके। तो इसको इक्वेशन 1 कह लें, ठीक है, और इजिकल टू लगा लें। अब लेट x लेना है, x हमने इवन लेना है, तो मैं यहाँ पे 2k प्लस 1 नहीं लूँगा, 2k ले लूँगा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दें, नाउ पुटिंग x इन इक्वेशन 1, x इन इक्वेशन 1 के अंदर x डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 2x की जगह आ गया 2x था ना, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 2k प्लस 4। इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब इस सब में से 2 कॉमन हो सकता है ना, तो 2 कॉमन ले लें, ठीक है। अब देखिए अगर ये 4 की जगह 5 आ जाता, क्या आ जाता 5, तो मैं क्या करता 4 अलहदा कर देता, 1 अलहदा कर देता, फिर 2 कॉमन लेता। तो इसमें तो ये तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लूँगा, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया। अब इस पूरे को मैं m कह दूँ, x कह दूँ, मेरी मर्जी है। नाउ लेट से के जो m है वो किसके इक्वल है 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2m। अब ये 2m बना है ना, तो अगर 2m प्लस 1 बनता तो ऑड होता, 2m बना है तो इसका मतलब ये क्या है इवन है। सो 2m इज इवन, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई और उसमें प्लस 1 ऐड नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है जो ए और बी में कॉमन हो, यानी अगर ये डायग्राम बनाता हूँ, ये ए और ये बी है, तो ये इसमें जो कॉमन है ये आपका क्या है, ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। और ऊपर लगा हुआ है कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट का ये मतलब होता है कि इसके अलावा वाला जो है वो सारा है, यानी इसके
अलावा वाला है। तो अब इसके ऊपर अगर आप कंप्लीमेंट लगा दोगे तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है इसको आपने काउंट नहीं करना, इसके अलावा जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा काउंट होगा, यानी बाहर वाला पोर्शन काउंट होगा। अब ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था ये कंसीडर नहीं होगा, और ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये बाहर वाला सारा पोर्शन होगा। तो यही चीज़ है। अब इसको इक्वल किसके करना है? इसको इक्वल करना है आपने ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। अब बच्चों कैसे करोगे, गौर से सुनना। सबसे पहले आपके पास आएगा, आप कहोगे लेट, ठीक है, मेरा एक नंबर है एक्स। अब वो एक्स जो है वो ए और बी वाले खाते में आता है, ठीक है, इस पूरे खाते में आता है। तो मैं कहता हूँ एक्स का ताल्लुक है, ताल्लुक का ये निशान होता है बिलोंग टू, एक्स का ताल्लुक है किससे बेटा? एक्स इंटर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, ठीक है, एक्स का ताल्लुक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना कि एक्स का ताल्लुक किसके साथ नहीं है? एक्स का ताल्लुक है इंटरसेक्शन के साथ, यानी ये अगर मेरा हारा था तो एक्स का ताल्लुक है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के, यानी इस पोर्शन के अलावा सारे पोर्शन के साथ। तो मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि एक्स का ताल्लुक नहीं है, तो किससे ताल्लुक नहीं है? इस पोर्शन से नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी से ताल्लुक नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, ए इंटरसेक्शन बी से उसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी से ताल्लुक नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि ए से भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ए से भी ताल्लुक नहीं है। और मैं कह सकता हूँ एंड का लफ्ज यूज करूंगा। देखो इंटरसेक्शन में ना जब भी आप लफ्ज यूज करोगे एंड का यूज करोगे, ठीक है, और उसका ताल्लुक जो है वो बी से भी नहीं है। अगर बेटा इसकी जगह और लगा दोगे ना तो वो क्या बन जाएगा? यूनियन के लिए। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगाना? एंड। अब आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया कि अगर एक्स का ताल्लुक है ए इंटरसेक्शन बी से, बी के कंप्लीमेंट से, तो फिर किससे ताल्लुक नहीं होगा? उन दोनों के इंटरसेक्शन से नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट का उल्ट क्या होता है? उसका इंटरसेक्शन, जिसका कंप्लीमेंट ले रहे हो। तो उसमें कहा फिर के मैंने कहा कि इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन की वजह से मैंने बीच में लफ्ज लगाया एंड। तो मैं कहूँगा एक्स का ना ए से ताल्लुक है और ना ही बी के साथ ताल्लुक है, ठीक है। अगर इधर यूनियन होता तो मैं एंड न लगाता और लगाता। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। तो फिर कल ताल्लुक किससे होगा? अगर मैं उल्ट कर दूँ तो मैं कहूँगा एक्स का ताल्लुक है किसके साथ? ए कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है। और या अब मैंने उल्ट कर दिया, एंड को मैंने कर दिया और मैंने क्या कहा कि एक्स की जगह ये क्या था? ताल्लुक नहीं था ना, तो मैंने कह दिया ताल्लुक है किसके साथ? बी कंप्लीमेंट के साथ। तो अब यहाँ पे ये एक्स का बिलोंग टू क्या हो गया? बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स ए कंप्लीमेंट, और का मतलब क्या होता है? यूनियन, और बी का मतलब क्या होता है? बी कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब है एक्स का ताल्लुक है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो आपने करना क्या है? देखो सबसे पहले जो आपको दिया होगा ना, जो दिया होगा उसके बिलोंग कर देना, फिर उसके नेगेटिव जाना है, क्योंकि अपरली साइड पे आपने प्रूफ करना है तो उसको उस तरफ लेके जाना है। तो आप कह दोगे फिर ताल्लुक किससे नहीं है, तो उसका कंप्लीमेंट खत्म हो गया, यानी कंप्लीमेंट से ताल्लुक है तो कंप्लीमेंट के अलावा वाला जो है उससे उसका ताल्लुक नहीं है। फिर उसको सेपरेट कर लिया। अगर इंटरसेक्शन है तो बीच में क्या लग जाएगा? एंड। फिर उसका ऑपोजिट बनाया, हमने इसके इक्वल लेके आना था ना, तो इसलिए मैंने क्या किया? मैंने एक्स के साथ ताल्लुक नहीं है तो फिर ताल्लुक किसके साथ है? जो एक्स के अलावा वाला पोर्शन है और बी के अलावा वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये हमने फिर इसके इक्वल कर दिया। नेक्स्ट कहता है इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। तो लेट हमारे पास क्या चीज़ है, या आप कह लें कि सिंस हमें गिवन है, सिंस एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, सो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, सिंस नहीं शुरू में लगाए, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एक्स जो है वो लेस देन है वाई से, सो इट इज़ प्रूव्ड। बस इसमें इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको हमने क्या करना है? प्रूफ करना है। ओके, सो प्रूफ करने के लिए पूरा थ्योरम है, तो समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा तेज़ी में करूँगा, आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। लेट टेक, हमारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का नाम कर देते हैं ए, बी और सी। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या हो गया? गिवन हो गया। तो गिवन क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने ये करना है कि जो एंगल ए है जमा एंगल बी है
जमा एंगल सी है वो 180 डिग्री है। तो एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। ये हमने प्रूफ करना है। और यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम एक्स्ट्रा थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो चीज़ हम एक्स्ट्रा करते हैं ना डायग्राम में, उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो हम कहेंगे ड्रा अ लाइन एल एम, एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रा करो और उस लाइन का नाम रख दो एल एम। और वो लाइन कहाँ से ड्रॉ करनी है, थ्रू पॉइंट सी। कहाँ से पॉइंट करनी है, थ्रू पॉइंट सी। थ्रू पॉइंट सी, पॉइंट सी से एक लाइन गुजारनी है। और गुजारनी भी कैसी है कि वो लाइन जो है वो पैरेलल हो, सच दैट, आपने लिख देना है सच दैट, इस तरह की लाइन लगानी है कि वो क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल हो, ये इसके कौन सी लाइन बनाई है, एल एम। एल एम जो है वो पैरेलल हो। पैरेलल का ये निशान होता है किससे, ए बी से। यानी इसके, ये जो ए बी जा रही है ना, इसके एक पैरेलल लाइन गुजारनी है कि वो किस से गुजरे, वो सी से गुजर गए। ठीक है, तो ये देखिए सी से लाइन गुजरी है और ए बी के पैरेलल है। ये आपने क्या कर ली, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर ली। एंड मेकिंग एंगल, और वहां पे एंगल बना रही हो, मेकिंग एंगल, एंगल बनाया कौन सा, एक एंगल 1 और एंगल 2। वो कौन सा बना रही है, लेट्स से, तो मैं लिख भी देता हूँ, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो ये हमारे पास कितने एंगल बन गए, टोटल 5। ठीक है, तो ये हमारे पास जब भी थ्योरम सॉल्व करते हैं उसमें गिवन होता है, प्रूफ होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। सही है, ये 3 चीजें हमने, कंस्ट्रक्शन हम खुद से लेते होते हैं। अब हमने इसको प्रूफ करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट देंगे और दूसरी साइड पे क्या देंगे, दलाइल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, स्टेटमेंट, और दूसरी साइड पे हम क्या देते होते हैं, रीज़न देते हैं, दलाइल। ठीक है, वजूहात। तो ये आपने यहाँ पे ऐसे करके टेबल बना लेना है। ठीक है, तो पहली दलील, अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि दलाइल और स्टेटमेंट्स आपके डिफरेंट हो। सबसे पहले जी, मेजर एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, मेजर एंगल 1 के। कहता है जी ए मेजर एंगल 1 नहीं 2 के कर लो, 1 के। कहता है ये जो एंगल ए है ना, ये वाला, ये एंगल 1 के इक्वल है। अब ये कैसे इक्वल हो गया, तो इसका पता है, हमें ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि ये अल्टरनेट एंगल है। देखिए, अगर दो लाइंस पैरेलल जा रही हो ना, दो लाइंस पैरेलल, जिस तरह ये ए बी है, लेट्स से ये ए बी है और ये ऊपर एल एम है, और इसमें कोई ऐसे एक लाइन आ जाए, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो इस प्रूव्ड वाली चीज़ को हम लेते हुए हम कहेंगे ये क्या है, अल्टरनेट एंगल बना रही है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। इसी तरह मेजर एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी वाला किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो मेजर एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और सेम रीजन आपने देनी है, अल्टरनेट एंगल, इसकी भी रीजन यही देनी है, अल्टरनेट एंगल्स, और इसकी भी देंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक हो गया। तीसरी क्या चीज़ आपने देनी है, अब आपने कहना है कि जो मेजर एंगल ए है 1 है, प्लस मेजर एंगल सी है, ये बीच वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये 3 एंगल जो हैं वो क्या हैं, मेरी लाइन टूट गई है, ये लो। आज ये जो 3 एंगल हैं इनको आपने देखना है कि ये क्या है। तो अगर हम देखते हैं इन एंगल्स को गौर से तो पता लगता है मेजर एंगल 1, मेजर एंगल सी और मेजर एंगल 2 जो है वो क्या है, इक्वल हैं 180 डिग्री के। हैं कि नहीं है, ज़रा गौर करो। क्यों, उसकी रीज़न क्या दोगे, एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है ना, तो जब भी कोई एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल बन जाए, यूं बन जाए, यूं बन जाए, यूं बन जाए, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सबको प्लस करने से आंसर क्या आएगा, 180। तो अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है तो 180 है। तो अब हमने कहा था मेजर एंगल 1 किसके इक्वल है, मेजर एंगल ए के, तो मेजर एंगल ए, प्लस मेजर एंगल बी किसके इक्वल है, मेजर एंगल 2 के, तो मेजर एंगल 2 की जगह मैं लिख दूंगा मेजर एंगल बी। और ये मेजर एंगल सी, तो मेजर एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये भी किसके हो गए, ए 180 के डिग्री के हो गए। ये कहाँ से आपको पता लगा, इसको आप कह लें स्टेटमेंट 1, इसको आप कह लें स्टेटमेंट 2। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, तो यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नीचे आप लिख देगा हैंस प्रूव्ड के भाईजान ये इक्वल हैं या नहीं है। मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है, ये आपने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड
इसमें आपकी बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अलहदा है और ये अलहदा है। तो आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप साइड वाली उठा लें, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे। ये क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ये हमने ना जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने किधर पढ़ी हुई हैं, पहले चैप्टर में, पहली एक्सरसाइज में। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ये क्या थी, ये कहती है कि अगर दोनों साइडों पे आप सेम चीज़ को ज़रब कर दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, ए बटा बी के इधर भी बी डी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सी बटा डी के इधर भी बी डी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों साइडों पे मैंने क्या कर दिया, बी डी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्यों किया, क्योंकि मेरी मर्जी। कौन सी प्रॉपर्टी से मुझसे मैंने उठाया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। वो क्या कहता है, दोनों साइडों पे सेम चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर के निशान पे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस जो ए है और जो बी है इसके अंदर से बी को अलग कर देता हूँ। ओके, तो मैं कह देता हूँ ए को 1 से मल्टीप्लाई करो बी और बी डी वैसे का वैसा, और सी को 1 से मल्टीप्लाई करो डी और बी डी। अब ये मैंने क्या किया कि ए को मैंने 1 लिख दिया, अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ता है नहीं ना। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, मल्टीप्लिकेटिव। कौन सी मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिटी वाली, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो वही चीज़ रहती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने इसके अंदर क्या ऐड कर देना है, इसमें से कॉमन ले लेना है, बाहर निकाल लेना है। ए को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ए को मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, 1 बटा बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, बी डॉट डी, इसको अलहदा कर दिया। इसी तरह सी को अलहदा कर दिया तो ये आ गया 1 बटा डी, और इधर भी अलहदा कर देंगे बी और डी को। डन हो गया। अब ये किस तहत के तरीके के तहत किया, इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप ब्रैकेट लगा के बाहर लिख देते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। डन हो गया। अब आप पता है आपको कि ये बी है, ये बी का इन्वर्स है और ये हमारे पास बी है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे का क्या बनाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जवाब क्या आता है, 1 आता है। वो कट गया ना, एक किस्म का कट गया, तो कटने को क्या बोलते हैं, इन्वर्स, यानी बी बी से कट गया तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो लिखूंगा ए डॉट 1 डॉट डी, सेम इधर डी और डी कट गए। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, ए डॉट 1 डॉट सी डॉट 1 डॉट डी। ठीक है, अब ये आपकी आ गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कटिंग हो गई। अब आपके पास आखिरी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो अच्छा हाँ, 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, 1 वही चीज़ आंसर आता है, 1 नहीं आता वही आंसर आता है। तो ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, सी डी, डी डी कट है ना, तो बी बचा है ना, ये देखिए ये बी बचा है, यहाँ पे क्या हो गया, बी बचा है। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, ये बी बचा है। अच्छा, हमने प्रूफ क्या करना था कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो ये ए डी तो ठीक है, मगर बी सी में सी बी पहले लिखा हुआ है, तो हम इसको सी बी को बी सी लिख सकते हैं ना। वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, या बी सी इज इक्वल टू सी बी, तो इसको हम लिख सकते होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आपने प्रूव भी करना है और साथ दलाइल भी देने हैं। ठीक है, तो यही चीज़ इसी के अंदर दड़काड़ है जी। तो हमारे पास बी पार्ट आ रहा है और बी पार्ट में कहता है, अब इसमें ना ये अलग था ये अलग था, तो हमने इसको लिया था और इसको प्रूफ किया था। अब यहाँ पे एक ही चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, ए बटा बी डॉट सी बटा डी। ठीक है, इसलिए मैं उस पूरे को नहीं लूँगा, अलग अलग करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास आता है रूल ऑफ प्रोडक्ट ला, वो ये कहता है कि भाईजान इसको आप वखरा वखरा करके लिख सकते हो। तो वो क्या है कि भाई देखो ए डॉट 1 बटा बी, ठीक है, और सी डॉट
1 बटा डी। तो ये इस तरह करके आप अलग अलग लिख सकते हो। इसको कहते हैं क्या, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि यानी मिसाल देता हूँ ना कि a बटा बी लिखा हुआ है ना, तो आप उसको यूँ लिख सकते हो a 1 बाय बी, इस तरह करके लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी वो जो मेन है, और जो दूसरे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 बटा बी डॉट 1 बटा डी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी वाली, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई चल रहा है ना इसमें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो टेकिंग प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मल्टीप्लाई हो गए, तो इसे कहते हैं बाय रूल ऑफ। अब इसको इकट्ठा करके लिखते हैं ए सी बटा बी डी। तो ये कौन सा रूल है, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। जैसे जैसे इस रूल से अलग अलग किया था, उसी रूल से दोबारा कर देंगे। तो रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, तो ये बस आपका इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ये इजी सा था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये चीज़ है, इसको इक्वल इसके करना है तो लेफ्ट हैंड साइड अलग ले लेंगे। सो हमारे पास सी पार्ट है, और सी पार्ट में कहता है ए बटा बी प्लस सी बटा बी, ठीक है। अब इसको कैसे प्रोडक्ट करना है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ फ्रैक्शन। सो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। वो क्या था कि इसको अलग अलग करके लिख सकते हो आप, कैसे कि a डॉट 1 बटा बी प्लस b डॉट 1 बटा बी। डन हो गया। फिर इसके अंदर आ जाएगी लेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होता है कि देखें 1 बाय बी इधर भी है ना, और 1 बाय बी इधर भी है, तो दोनों को एक दफ़ा लिख देंगे। तो 1 बाय बी को मैंने क्या कर दिया, एक दफ़ा लिख दिया, और ए और सी को मैंने क्या कर दिया अंदर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक चीज़ दो के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, और जो बाकी चीज़ होती है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब हम यहीं पे जिस तरह पहले किया था, क्या, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, यानी अब पहले हमने उसको खोला था, अब हम जोड़ देंगे। तो वो इसी रूल के तहत उस रूल को इन्वर्स करके जोड़ देंगे, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू बी, मल्टीप्लाई करने से। ओके, तो ये हमारा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। दैट्स इट। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.